का और जो हम खाते नहीं बा नहीं, हम देव तो हमारा मम्मी मरी है, हम ना जा, देव। हम तो उससे न बोले हे भाई हमसे बोला, ना। हे भाई हमसे बोला। और जो खाते पहले दे तब। अच्छा ये देव तब बोलबो, हाँ तब है गुड्डवा हमके देबो, हम देवता हाँ ला। अच्छा ला दूध के दे तब। हमें ही गुड्डवा दे दूठे दे तब। दूध थे। हाँ जा भाई हमसे दूध ले लेंगे। चला भाई अब हम तक गुड्डा पाए वही लेके जाती, अब हम अपने घरे बच्ची के दे देवे, हमारा बच्ची खेले से एकरे दूठे आँख बाटे नगद नगद बढ़िया बढ़िया, हम तो जाती भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं 3B सर की MTIS क्लासेस। साथियों अभी आपने देखा कि दो बच्चों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच एक छोटी सी कहानी को, एक छोटी सी स्टोरी को, जहां पर पहले बच्चे ने किसी वस्तु की मांग की और दूसरे बच्चे ने उस वस्तु को उपलब्ध कराया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक बच्चे ने कुछ मिठाई की मांग की तो दूसरे बच्चे ने उस मिठाई को पहले बच्चे को दिया। यहाँ पर समझने की ये ज़रूरत है कि एक व्यक्ति ने मांग की, एक बच्चे ने मांग की और दूसरे बच्चे ने उस बच्चे को, पहले बच्चे को मिठाई दिया। तो ध्यान से समझे, एक बच्चा जो था, यहाँ पर हम पहले बच्चे की बात कर लें, यहाँ पर पहला बच्चा, ये पहला बच्चा है जिसने मांग की और ये दूसरा बच्चा है ये दूसरा बच्चा है। तो पहले बच्चे ने मिठाई की मांग की थी, दूसरे बच्चे ने उसे पहले देने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, यदि हम देंगे तो हमारे घर वाले, हमारी मम्मी या हमारी माताजी जो है वो हमें डांटेंगी। तो इसलिए नाराज़ होकर के जो पहला बच्चा था वो बोला कि जाओ हम आपसे नहीं बोलेंगे। फिर दोनों के बीच में कुछ बार्गेनिंग होती है, कुछ बातें होती हैं, दोनों आपस में बातें करके तो फिर जो दूसरा बच्चा होता है वह एक प्रस्ताव रखता है पहले बच्चे के सामने कि आपके पास जो गुड्डा है, यदि वो गुड्डा आप हमको देते हैं तो हम क्या करेंगे, हम आपको मिठाई देंगे। तो कुछ ऐसी छोटी सी स्टोरी थी। यहाँ पर ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको और समझने की कोशिश भी करिएगा ये कि जो बच्चा जिस वस्तु को देता है, इसका मतलब है कि वह उस वस्तु की आपूर्ति करा रहा है। आपूर्ति कराने का मतलब, जिस वस्तु को आप किसी को देते हैं वह क्या होता है, आपूर्ति करना, मतलब उपलब्ध कराना। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देने के स्थान पर जो दिया है मिठाई, उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एक शब्द लिख सकते हैं, आपूर्ति करना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने क्या किया, आपने कहा कि सर ये पेन जो आप लिए हैं ना, ये पेन हमें दे दीजिए। तो मैंने अगर आपको ये पेन दे दिया, ये देखिए मैंने ये पेन, अगर क्या करते हैं, ये पेन मान लीजिए रेड वाला आप मांगते हैं कि सर ये पेन हमको दे दीजिए, हमने ये पेन क्या कर दिया, आपको दे दिया। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इस पेन की आपूर्ति करा दी, मतलब ये पेन दे दिया आपको। समझ में आया? आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो देने का मतलब क्या होता है, आपूर्ति करना। ध्यान रखें कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है और एक व्यक्ति उस वस्तु को उपलब्ध करा देता है, यानी एक मांगे और दूसरा व्यक्ति उसको दे दे, मतलब आपूर्ति कर दे, तो इनके बीच में जो सहमति बनती है, जिस आधार पर लेन देन होता है, जिस बात को ध्यान में रख कर के लेन देन होता है, इसी के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र यानी इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई होप कि आप समझ में गए होंगे। यानी ध्यान रखिएगा फिर से, जब कोई व्यक्ति किसी चीज की मांग करता है और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को देता है, क्यों देगा, वो स्वाभाविक सी बात है। अभी आपने देखा कि पहले बच्चे ने मिठाई की मांग की थी, तो दूसरा जो बच्चा था या जो दूसरा व्यक्ति था वो मिठाई को सीधे सीधे पहले बच्चे को नहीं दे दिया, बल्कि उसने क्या कहा कि आप जो गुड्डा लिए हैं, यदि वो गुड्डे को आप हमें देते हैं तो हम ये मिठाई आपको देंगे। यानी जो व्यक्ति किसी वस्तु की आपूर्ति करता है, मतलब किसी वस्तु को देता है, वह
भी अपने लाभ के लिए कुछ न कुछ मांग करता है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का लेन देन होता है और उसी के अध्ययन जिस विज्ञान या जिस शास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं वही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान में रखिएगा। जब शुरुआत दुनिया की हुई, व्यक्तियों के अंदर समझ हुई, वो रहना शुरू किए, ग्रुपों में रहना शुरू किए। इतिहास के बारे में आप थोड़ी बहुत समझ होगी ही आपकी। तो जब व्यक्तियों ने समूहों के बीच में रहना शुरू किया तो उन लोगों ने धीरे धीरे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, और उनकी जब आवश्यकताएं बढ़ती गई तो वे एक दूसरे से कभी कभी कुछ वस्तुओं की मांग करना शुरू की। जैसे क्या होता है, अभी आप लोग गांव की भाषा में देखते होंगे, गांव की भाषा में क्या होता है कि कुछ लोग जाते हैं तो गेहूं दे करके और उसके बदले में किसी से चावल ले लेते हैं, किसी को कोई दूसरी वस्तु दे करके उसके बदले में कुछ और वस्तु लेते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि हम किसी दूसरी वस्तु का उपलब्ध किसी दूसरे व्यक्ति को करा के, अर्थात आपूर्ति करा करके हम अपनी ज़रूरत की वस्तु को ले सकते हैं। तो ऐसा बहुत पहले था, क्योंकि मुद्रा जो है, पैसा जो है, वो बहुत बाद में आई। तो पहले पैसे नहीं चलते थे, तो वस्तु का विनिमय होता था, वस्तु का लेन देन होता था। एक व्यक्ति एक वस्तु को देता था, जैसा कि एक बच्चे ने अभी हमें क्या किया, गुड्डा दिया, और हमने क्या कर दिया, उसे मिठाई दिया। तो एक ये क्या है, यहाँ पर वस्तु का आदान प्रदान है, वस्तु का लेन देन है। तो यहाँ जब भी दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी चीज़ का लेन देन होता है तो उनके बीच में जो जो सहमति बनती है, उसी का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। शायद आप समझ गए होंगे, यही से अर्थशास्त्र का जन्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक लाइन आप लिख सकते हैं, समझ लीजिए, एक लाइन आप लिख सकते हैं कि मांग और आपूर्ति के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या लिख सकते हैं, मांग और आपूर्ति यहां लिख देते हैं, मांग और आपूर्ति के अध्ययन को के अध्ययन को अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप कि अब तक आप समझ गए हैं। ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा, ये टॉपिक समाप्त हो गया। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु की उपलब्धता कराता है, यानी उस व्यक्ति की आपूर्ति करता है, उस वस्तु की आपूर्ति करता है, तो उसके बीच में, उन दोनों के बीच में जिस बात को लेकर के वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जिस बात पर, जिस बिंदु पर सहमति बन करके वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इसलिए आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं। ध्यान रखें, जो लोग आप लोग अर्थशास्त्र इस समय पढ़ रहे हैं वे सभी लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मांग और आपूर्ति के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, मांग और आपूर्ति के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी यही से अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था। ये एक बेसिक फंडा है, आप किसी को बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आगे चल करके हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए आप इतना जरूर जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इतना हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक दूसरे तरीके से डेफिनेशन और भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मांग और आपूर्ति, किसी वस्तु के मांग और आपूर्ति के सभी क्षेत्रकों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे भी लिखे, दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बस कोई पूछे तो फर्स्ट टाइम आप ये कह सकते हैं कि मांग और आपूर्ति जब शुरू हुआ तभी अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। मांग और आपूर्ति जब शुरू हुआ तभी अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अब तक ये समझ में आ गया होगा आपको कि आपको पढ़ना क्या है आज की क्लास में। जी हाँ, आज की क्लास में आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र। जिसको हमने अभी इंग्लिश में देखा इकोनॉमिक्स। ये है अर्थशास्त्र।
आज से हम लोग अर्थशास्त्र को शुरुआत करेंगे, लेकिन ध्यान रखें अर्थशास्त्र में पढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। यकीन मानिएगा अगर एनसीईआरटी का अध्ययन बेहतर ढंग से किया जाए तो आपको और किसी किताबों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक रेफरेंस के तौर पर आप किसी और किताब को पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप वनडे एग्जाम और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स जो हैं आप उसमें अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं, अच्छी समझ और अच्छी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर सकते हैं। तो ध्यान रखें आज से हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन एक बात को और भी आप ध्यान रखेंगे कि जब आप अर्थशास्त्र को पढ़ते रहें तो अर्थशास्त्र पढ़ने के क्रम में आप न्यूज़पेपर भी रीडिंग करते रहें। कम से कम वो बच्चे जिनके पास न्यूज़पेपर की उपलब्धता नहीं है, जिनके पास न्यूज़पेपर की आपूर्ति नहीं हो पाती, अब समझ में आ रहा होगा ना, जिनके पास न्यूज़पेपर की आपूर्ति नहीं हो पाती होगी वो लोग क्या करें, योजना और कुरुक्षेत्र या कुछ और भी ऐसी मैगजीन्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो। चलिए हम बढ़ते हैं और आज से हम लोग शुरू करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शुरू करने से पहले हम अर्थशास्त्र के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आगे के लेक्चर्स जो हैं वो बेहतर ढंग से समझ में आए। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसके लिए दो टर्म्स बताते हैं। पहला ये कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सॉरी इतनी इंग्लिश तो चलती है ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश चलनी चाहिए, ठीक है। और होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये देखिए तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थशास्त्र यह किताबों में लिखा गया है, किताबों में एक सिद्धांत है, यह किताबों में सिद्धांत है। ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किताबों में सिद्धांत है। वो कैसा सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत है यह सिद्धांत दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन है। दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन है ताकि अधिक सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। समझ में? तो ध्यान में रखेंगे अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र किताबों में लिखा गया एक सिद्धांत है। और वो कौन सा सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है कि दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन इस प्रकार से किया जाए ताकि अधिक सामाजिक आर्थिक कल्याण हो सके। दुर्लभ संसाधन का मतलब कि जिन संसाधनों की बहुत कम उपलब्धता है या जो आज संसाधन धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, उन संसाधनों को इस तरह से बांटा जाए लोगों के बीच में ताकि सभी लोग क्या करें, उस संसाधन का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। यही सिद्धांत जहां पर लिखा गया है वह है अर्थशास्त्र। ध्यान में रखिएगा, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें अपने स्ट्रक्चर के बारे में, एक ह्यूमन एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एक जानवर के, एक जंतु के बारे में पढ़ना है, उसके शरीर के बॉडी के बारे में पढ़ना है, तो हमें जीव विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ संसाधन है कि ताकि नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, इसके अध्ययन के लिए हमें अर्थशास्त्र को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अर्थशास्त्र को हम पढ़ेंगे तभी जा करके हम उचित आवंटन कर पाएंगे, लोगों को उतनी संसाधन दे पाएंगे, उपलब्धता करा पाएंगे। उपलब्धता का मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा, आपूर्ति करने की। तो ये था आपका अर्थशास्त्र, इसे ही हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर एक दूसरी चीज को, हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था जो है ये किसी गांव या देश
में वास्तविक प्रयोग है। वास्तविक प्रयोग है, ठीक है। तो यहां पर याद रखें कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। जो सिद्धांत हमने अर्थशास्त्र में दे रखा है या अर्थशास्त्र में पढ़ा है, उसी सिद्धांत को किसी देश में लागू करना क्या है, अर्थव्यवस्था है। फिर से समझें, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वह है जिसमें सिद्धांत लिखे गए हैं, ऐसे सिद्धांत लिखे गए हैं जिससे क्या हो सके, समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो सके, हर व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ हो सके, मुनाफा हो सके। ऐसे सिद्धांत लिखे गए हैं कि किस प्रकार से लाभ होंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था में जो सिद्धांत वहां पर लिखे गए हैं, सिर्फ किताबों में लिखे गए हैं, उससे और कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था में जो सिद्धांत अर्थशास्त्र में लिखे गए थे, उसमें से जो हमारे देश के लिए अच्छा है, जो हमारे देश के लिए उचित होगा, हम जिसको समझते हैं कि नहीं ये हमारे देश के लिए ये सिद्धांत बेहतर होगा, इससे हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, अधिक से अधिक सभी नागरिकों को लाभ दे सकते हैं, तो वो सिद्धांत जब हम अपने यहाँ या किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष में लागू करते हैं तो वही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये अधूरा शब्द कहलाता है। ये तब जाकर के पूरा होता है जब उस क्षेत्र विशेष का नाम लिखा जाए जहां पर इस अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को हम लागू करते हैं। जैसे अगर हमने आपको बताया कि यहां पर मान लेते हैं कि ये अर्थशास्त्र की बुक है, ये आप ध्यान रखें, ये क्या है, बुक है। ध्यान से समझिएगा, ये बुक है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत लिखे गए हैं, बहुत से नियम, बहुत से सिद्धांत लिखे गए। इस तरह से देखिए कई सिद्धांत लिखे गए, लेकिन इसमें से ये जो पहला सिद्धांत था, दूसरा सिद्धांत है, ये तीसरा सिद्धांत है, हमने क्या किया, हमने पहले को नहीं अपनाया और तीसरे को नहीं अपनाया, क्योंकि हमारे देश की कंडीशंस ही नहीं वैसी थी पहले की तरह या तीसरे की तरह। तो हमारे देश की कंडीशंस इस दूसरे की तरह है, हम दूसरे सिद्धांत को अपनाएंगे। और ये कहाँ अपना रहे हैं, आप सोच करके बताइए कहाँ अपना रहे हैं। तो हम लोग इंडियन हैं, तो हम इसको भारत देश में अपनाएंगे। कहाँ अपनाएंगे भाई, भारत देश में अपनाएंगे। और जब भारत देश में अपनाएंगे तो देखिए ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, एक कॉन्सेप्ट को, एक सिद्धांत को हमने यहाँ पर अपनाया, तो यही इसीलिए हमने ये कहा कि अर्थशास्त्र जो है यह एक अधूरा शब्द होता है तब तक जब तक कि हम उस क्षेत्र विशेष का नाम ना लिखें। तो समझने की कोशिश करिएगा। अब डेफिनेशन आप जानिए, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि अर्थशास्त्र वह सिद्धांत है, अर्थशास्त्र वह सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम दुर्लभ संसाधनों का उचित आवंटन करने की बात करते हैं। बस ये सिर्फ बुकों में लिखी गई है, लेकिन जब उसी सिद्धांत को हम लागू करते हैं किसी देश में, किसी विशेष क्षेत्र में जहाँ की वैसी कंडीशंस हो, तो वो क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है। तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, जबकि अर्थशास्त्र किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं होता है। अर्थशास्त्र वर्ल्ड वाइड है, यानी पूरे विश्व में एक समान है, जबकि अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में एक समान नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो पूरे विश्व में आज सबसे ज़्यादा है। तो हम बोलते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था या अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा मुद्रा है या बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इसके बाद हम बोलते हैं कि चीन के पास बहुत ज़्यादा मुद्रा है। आज हम लोग पूरे विश्व में मुद्रा के मामले में लगभग चौथे पाँचवें, तीसरे चौथे पाँचवें, तीसरे पर तो नहीं लेकिन चौथे पाँचवें पर, छठवें पर, सातवें पर, आठवें पर, 10वें पर रहते हैं। तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि यानी हमने क्या कहा कि ये किसी देश विशेष के साथ संबंधित होता है। इसलिए जब भी हम अध्ययन करेंगे तो हम लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, तभी हम भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हमें अमेरिका के अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना होगा तो हमें यहाँ लिखना होगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी इकोनॉमी। तो याद रखें कि जब भी अर्थव्यवस्था की बात आए तो उसमें उस देश या उस क्षेत्र का नाम लिखना चाहिए। जैसे अगर आपकी बात हम करें तो आपके उत्तर प्रदेश या आपके बिहार, झारखंड या किसी भी राज्य के अगर आप होंगे तो आप बोलते होंगे ना, जैसे अगर यहाँ पर बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो भारत में सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में कौन से राज्य हैं, तो आप नाम लेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप नाम लेंगे, मुंबई का नाम लेंगे, महाराष्ट्र का नाम ले सकते हैं, केरल का नाम ले सकते हैं। शिक्षा में सबसे आगे कौन है, तो केरल का नाम ले सकते हैं।
ठीक है। तो अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो आप मुंबई की नाम लेंगे, बोलेंगे ये कि उत्तर प्रदेश या बिहार से ज़्यादा जो धनी या अर्थव्यवस्था में संपन्न राज्य है वह मुंबई है, महाराष्ट्र। तो ठीक है, तो ऐसे आप बोलेंगे कि मुंबई की इकोनॉमी, मुंबई की अर्थव्यवस्था। अगर उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे उसका नाम जरूर लेंगे, तभी जा करके अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सही शब्द होता है, सही अर्थ पूरा होता है, अदरवाइज पूरा नहीं हो सकता। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र सिर्फ किताबों में लिखा गया कॉन्सेप्ट है, जबकि अर्थव्यवस्था क्या है, इसका वास्तविक रूप है जो कहीं पर लागू किया जाता है। आप इतना लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जल्दी जल्दी समझ लिया करिए। आगे बढ़ते हैं, आपको हम कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। वे सभी विद्यार्थी, चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कम से कम 2-3 चीजों को तो आप जरूर लिखें। पहला लिख सकते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था भाई, जल्दी से बताएं। जो लोग जानते हो तो वो, जी हाँ, कई लोगों ने कमेंट किया है, तो कई लोगों के सही भी हो सकते हैं। कौटिल्य की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है। तो अर्थशास्त्र के बुक की या पुस्तक की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई है। आप इसे लिख लें, रट्टा मार लें, ये फैक्ट है। ये अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा हुई है। दूसरी बात, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक राजनीति पर आधारित है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। राजनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किस पर आधारित है, राजनीति पर। ये याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस ये कई बार पूछे भी गए हैं, वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपसे। तो कई बार ये पूछे गए कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है या किसकी व्याख्या करता है। तो आप बताएंगे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक राजनीति पर आधारित है, अर्थात ये पॉलिटिकल की साइंस की बात करता है। अगली बात, अगला जो फैक्ट होगा आप रट्टा मार सकते हैं, याद रख सकते हैं। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वह हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, यह है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के द्वारा वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और जिस पुस्तक को लिखा था वो सन था, जिस सन में इन्होंने लिखा था वो था 1776। 1776 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, और उसी पुस्तक के माध्यम से वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है। इसलिए एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जनक का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं, हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पता ही है, सारी चीज़ों के बारे में हमने इसके बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ रखा, थोड़ी बहुत चीज़ों को समझ भी रखा है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, और जल्दी जल्दी ना आप इनको जल्दी से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए साथियों, आप लिख चुके होंगे, तो हमें लगता है कि इनके पुस्तक का नाम भी लिख देना चाहिए। तो याद रखें, इनकी पुस्तक जो एडम स्मिथ है, इनकी पुस्तक लिखी गई थी 1776 में, और इनके पुस्तक का नाम है, जो लोग जानते हैं वो लोग वीडियोस को पॉज करके लिख सकते हैं। इनके पुस्तक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर
an inquiry into the nature and causes of wealth। चलो भाई देखिए यहाँ पर जगह नहीं रह गया, इनके पुस्तक का नाम लिख रहे हैं। जी हाँ, इनके पुस्तक का नाम ही ये है, इतना बड़ा सा। ठीक है, अभी इतना ही खत्म नहीं हुआ है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। चलिए यहाँ लिख देते हैं थोड़ा छोटा सा, ये हो गया। तो इनके पुस्तक का नाम, जो एडम स्मिथ है, इनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी किताब से अर्थशास्त्र नामक विज्ञान की आप कह सकते हैं जन्म हुआ है। तो इसको आप जरूर याद रखे रहेंगे, ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये कम से कम 2-3 चीज़ों को तो आप ज़रूर याद रखें। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनको आप निश्चित रूप से रट्टा मार लेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ये समझने की कोशिश किया था और उसके अंतर्गत हमने इतनी सारी चीज़ों को सीखा। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए और लेकर के आते हैं। आप स्टोरी को सुनिए और इसके बाद फिर विषय का अध्ययन करिए। निश्चित रूप से आपको कुछ ज़्यादा समझ में। जल्दी लिखे भाई साथियों, जल्दी लिखें, जल्दी लिख लें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोगों को अगर ना दिख रहा हो तो आप फिर से समझ लेंगे, देख लेंगे। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस CAUSES ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे एक छोटी सी कहानी के साथ फिर से। सब्जी वाला आया सब्जी ले लो, सब्जी वाला आया सब्जी ले लो सब्जी। और कौन कौन से है भैया सब्जी? भिंडी ले लो, लौकी ले लो और टमाटर ले लो। तब कितने में दिए सब्जी? लौकी है 10 रुपया किलो, टमाटर ने हमको दिया। सॉरी भाई, ऐसे नहीं बोलते कैसे? टमाटर दिया हमने 15 रुपया किलो और भिंडी को दिया 20 रुपया किलो। अरे भैया इतना महंगा सब्जी? अरे का करबू बहिनी, ई जवन कोरोना का मौसम चलत बा, मन के कुछ ना कह सकत। ई देखत हो ना, सब्जिया के महामारी आई गल बाटे, सब्जी कम हो गल बाटे, एक नाते मंडी में तो महंगाई गल बा। ई त हम घरे आपन किसानी खेती करत बाही, यही के नाते ई सस्ता देत बाही। जाबू ना जब वहाँ बजरिया में खरीदे तो बजरिया में भिंडिया जौन बाटे ना वो 25 रुपया किलो बाटे, हम तो यहाँ 5 रुपया सस्ता देते बाही। जबकि हम गौवा घूम के बेचत बाही, तबो हम सस्ता देते बाही। समझू एक नाते कि एकर उत्पादन हम अपने घरे करीत है, एकर पैदावारी हम अपने घरे करीत है, एक नाते सस्ता बाटे। तब उत्पादन होत है का? ये उत्पादन का होत है। अच्छा चला, ई 3P सर जी से पूछी था कि उत्पादन का होला। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी देखी और समझने की कोशिश किया। लास्ट में यानी जहाँ पर एक व्यापारी, एक जो सब्जी बेचने वाला विक्रेता है, वो सब्जी बेच रहा है और सब्जी बेचते बेचते उसकी मुलाकात एक ऐसे ग्राहक से होती है जहाँ पर वो उस ग्राहक से बातें करता है। और ग्राहक से बातें करने के क्रम में ग्राहक को एक बात परेशान कर देती है और वह बात या वह जो शब्द है वह उत्पादन है। ग्राहक को यही शब्द परेशान कर रखा है। तो चलिए आइए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्पादन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ छोटे छोटे नन्हे और बड़े बड़े से ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये उत्पादन क्या होता है। तो आइए, आप लोगों में से मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको सच में उत्पादन का सही अर्थ या सही मीनिंग नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि उत्पादन क्या होता है। देखिए, अभी जो व्यापारी था, जो किसान था, जो सब्जियों को बेच रहा था,
उसने कहा कि हम खेती करते हैं, हम इस भिंडी की, लौकी की और टमाटर की हमने घर पे खेती कर रखी है, इसलिए हम इसको सस्ता बेच रहे हैं। अन्यथा अगर हम इसको मार्केट से खरीद कर लेकर के आते, बाजार से खरीद करके लेकर के आते, तो हम इसे क्या करते, महंगा बेचते या उतने ही दाम पर बेचते जितने दाम पर इस समय मार्केट में बिक रहा है। तो आइए, उसने कहा कि जो व्यापारी है, व्यापारी ने कहा कि हम इसका उत्पादन घर पे करते हैं, अर्थात हम इसकी खेती घर पे करते हैं। यानी उपजाना, उत्पादन करने का मतलब क्या होता है, उपजाने से होता है। तो ध्यान में रखेंगे, उत्पादन कितनी चीज़ों का होता है, इसकी अगर हम बात करें तो उत्पादन, अभी आपने देखा कि उत्पादन जो किसान था, जो व्यापारी है, उसने उत्पादन किया किसकी, लौकी की, टमाटर की और भिंडी की, इन सब की वो खेती कर रखा है, ETC हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आंखों से दिखाई दे रही है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका उत्पादन किसान अपने यहाँ घर पर करता है। और ये सभी के सभी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक हैं। ये प्राकृतिक होने के कारण और साथ ही साथ हमें दिखाई भी देती है, इसलिए हम इन सभी के उत्पादन को हम बोलते हैं वस्तु का उत्पादन। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, किसान जिन सब्जियों का उत्पादन, जिन सब्जियों की पैदावारी वो घर पे करता है, खेतों में करता है, उन्हें ही हम कहते हैं वस्तु का उत्पादन। वस्तु के उत्पादन के अंतर्गत वे सारी चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक निर्मित हैं, जैसे लौकी, टमाटर, भिंडी, यानी कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वे सभी के सभी वस्तु उत्पादन ही करते हैं। अगली बात करें, मत्स्य पालन या फिर और वानिकी, ये सभी जो हैं ये वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो क्या और कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो उत्पादन करने का काम की जाती है? तो ध्यान रखें, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो किसान है वह लौकी, टमाटर और भिंडी का उत्पादन करके उसे गांव-गांव में घूम करके बेच करके वह क्या कमाने की कोशिश कर रहा है कि उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाए और उन पैसों से उसकी जो दूसरी ज़रूरतें होंगी उन ज़रूरतों की वह पूर्ति करेगा। क्या सिर्फ यही लोग ऐसा कर सकते हैं जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, कि कोई और भी व्यक्ति कर सकता है? जैसे इस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो कुछ बेच नहीं रहा हूँ। जब मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ तो मैं अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को कैसे खरीदूंगा? मुझे भी तो भूख लगेगी, मुझे भी तो प्यास लगेगी, और मुझे भी, यानी मेरी भी कुछ और ज़रूरतें होंगी। इस पेन की ज़रूरत होगी तो मैं पेन कहाँ से खरीदूंगा? इस मार्कर की ज़रूरत होगी तो मार्कर मैं कहाँ से खरीदूंगा? मैं तो सब्जी नहीं बेच रहा हूँ। ये लोग तो सब्जी बेच करके यहाँ पर, वो जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, वो तो लाभ कमा ले रहा है, आपसे पैसे ले रहा है। आपको सब्जी बेच करके, आपसे पैसे ले करके वो दूसरी चीज़ों को खरीद सकता है, लेकिन मैं तो सब्जी नहीं बेच रहा हूँ। जब मैं सब्जी नहीं बेच रहा हूँ तो फिर मैं अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को कैसे ले पाऊँगा? इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन जो है सिर्फ इन्हीं का नहीं हो सकता। उत्पादन से क्या होगा, ध्यान रखिएगा, उत्पादन से व्यक्ति को, चाहे वो वस्तु का उत्पादन करे या फिर किसी और चीज़ों का उत्पादन करे, उत्पादन से लाभ होता है, लाभ होता है। ये शब्द आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि जब व्यक्ति या जो व्यापारी है वह सब्जियों को बेच करके क्या कर रहा है, आपसे कुछ मुनाफा कमा रहा है, कुछ लाभ कमा रहा है। अगली बात क्या है, समझें, अगर मुझे लाभ कमाना होगा तो मैं क्या करूँगा? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मैं एक शिक्षक के तौर पर आपको पढ़ाऊँगा, और जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो बदले में आप क्या करेंगे? हमें उस मेरे मेहनत के बदले में आप कुछ फीस अदा करते हैं, वो फीस के रूप में आप मुझे मुद्रा देते हैं। तो जो मैं आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ या जो मैं आपको टीचिंग करा रहा हूँ, अब आप यहाँ कह सकते हैं एक डॉक्टर जो होता है, अध्यापक जो होता है, डॉक्टर, अध्यापक, दुकानदार, परिवहन, यानी वही जो गाड़ी मोटर चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और इसके बाद आप टेलर की भी बात कर सकते हैं, दर्जी की बात कर सकते हैं। चलिए दर्जी लिखते हैं।
आदि। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। लाभ यहाँ पर जैसे एक व्यापारी कमाता है, पैसे लेकर के लाभ लेने की कोशिश करता है, यानी वस्तुओं को बेच करके लाभ लेने की कोशिश करता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो डॉक्टर है, अध्यापक है, दुकानदार है, परिवहन है, दर्जी है आदि, कोई भी व्यक्ति जो होता है वह भी तो लाभ लेने के लिए ही कुछ काम करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मुझे क्या हो, लाभ हो। एक डॉक्टर आपको दवा इसीलिए देता है ताकि उस दवा के बदले में आप उसे क्या करें, कुछ पैसे दें, कुछ मुनाफा दें। एक अध्यापक या एक दुकानदार आपको वस्तुओं को इसीलिए देता है ताकि उसके बदले में उसे कुछ लाभ हो। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये लौकी, टमाटर और भिंडी, ये चीज़ें जो थी, ये किसान ने अपने घर पर इसका उत्पादन किया, इसको बनाया था। जबकि यहाँ पर डॉक्टर, अध्यापक, दुकानदार, परिवहन, दर्जी, ये सभी जो लोग हैं, अगर हम दर्जी की बात करें तो दर्जी कुछ नहीं करता, कपड़े को बनाता नहीं है, बल्कि वो करता क्या है कि कपड़े को काट करके, सिल करके, वो हमारे नाप के फिट करके हमको दे देता है। इसका मतलब उसने कुछ नया नहीं बनाया, बस वो जैसा था उसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, उस चीज़ में संशोधन करके हमें दे देता है। तो ये लोग जो हैं, ये इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो होते हैं ये सेवा करते हैं, सेवा का उत्पादन करते हैं, सेवा का उत्पादन। ध्यान रखें, जब वस्तु का उत्पादन किया जाएगा तो वो दिखाई देगा, और जब सेवा का उत्पादन किया जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, वस्तु का उत्पादन होगा तो प्राकृतिक होगा, वस्तु का उत्पादन प्राकृतिक होता है। ठीक है, प्राकृतिक होता है, या फिर प्राकृतिक वस्तुओं को मिला करके ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। बाद में हम समझेंगे इसके बारे में और डिटेल में। लेकिन यहाँ पर देखें, एक डॉक्टर है, एक शिक्षक जो है, मैं ही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बताइए, मैंने कुछ बना लिया, कुछ बन गया, या कोई और चीज़ हो गई, नहीं हुआ। लेकिन जबकि एक किसान जो होता है, बीजों को खेतों में बो करके, उसकी सिंचाई वगैरह करके, उसकी सेवा करके, उसमें क्या करता है, उस फसल यानी उस बीज को फसल के रूप में पैदा करके उससे कुछ लाभ लेता है, उसे कंज्यूम भी करता है, उसका उपभोग भी करता है, उसे खाता भी है, और जो अधिशेष बचता है, अधिशेष का मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, तो जो ज़्यादा हो जाता है उसे क्या करता है, मार्केट में बेच करके उससे लाभ भी कमाता है। लेकिन एक अध्यापक जो है और एक जो परिवहन, जो मोटर गाड़ी चलाता है, जो रोडवेज चलाता है, उस रोडवेज गाड़ी पर अगर यदि हम बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति हमें क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है, उसके बदले में वो हमसे कुछ मुद्रा लेता है। वह वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बस वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये लोग सेवा करते हैं। ठीक है, तो सेवा भी क्या होता है, सेवा का उत्पादन किया जाता है और वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से दो चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का किया जाता है। पहला है वस्तु का उत्पादन और दूसरा है सेवा का उत्पादन। वस्तु का उत्पादन से भी लाभ होता है और सेवा के उत्पादन से भी लाभ होता है। फर्क दोनों में यह होता है कि वस्तु का उत्पादन प्राकृतिक से संबंधित होता है, जबकि सेवा का उत्पादन बस यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनती है, बल्कि हम किसी को सेवा देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो प्राकृतिक उत्पादन के जो संसाधन है, प्राकृतिक तौर पर भी हम उत्पादन कर रहे हैं और सेवा के तौर पर भी हम उत्पादन कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उत्पादन हो सकता है। फिर से समझे, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उत्पादन हो सकता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, तो बढ़िया आगे। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो नोट करते चलिएगा भाई। आप लोगों में से जिन लोगों को ज़रूरत हो वो नोट करते चलेंगे। अच्छा हाँ, एक बात को और भी ध्यान में रखेंगे, सॉरी कि हमने मिटा दिया है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रख लेंगे। ये जो हमने यहाँ पर लिखा था वस्तु का उत्पादन, तो ध्यान में रखें, वस्तु के उत्पादन के नीचे आप लिख सकते हैं ये कृषि क्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं।
हाँ भाई हाँ, ये वनडे एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और खास तौर पर अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो कृषि क्रियाएं वे होंगी जहाँ पर हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, ध्यान में रखें। जबकि यहाँ पर आपने जो सेवा के अंतर्गत लिख रखा था, सेवा का उत्पादन, तो सेवा का उत्पादन जो है, यह जो यहाँ पर हमने वस्तु के उत्पादन में कृषि क्रियाएं लिखा है, सेवा का उत्पादन, जबकि क्या होगा, गैर कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हम कृषि में कुछ भी नहीं करने जाते उत्पादन करने के लिए, बल्कि हम सेवा दे करके उत्पादित कर लेते हैं वस्तु। ठीक, इसलिए ये गैर कृषि क्रियाएं हैं और ये क्या है, कृषि क्रियाएं। तो आप लिख लेंगे नीचे नोट करके, आगे बढ़िए। और अब आप लोग आगे लिख सकते हैं उत्पादन की डेफिनेशन। सबसे पहले उत्पादन की डेफिनेशन की हम बात कर लें। आप ये पूछ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि सर हम उत्पादन क्यों करते हैं, उत्पादन क्यों। चलिए, आप लोगों में से अगर कोई बता सकते हैं तो जल्दी जल्दी बताएं कि उत्पादन क्यों करें, क्या जरूरत है किसी चीज की उत्पादन करने की। जल्दी बोलिए भाई, उत्पादन किसी चीज की जरूरत क्या है, क्यों हम उत्पादन करें किसी वस्तु की। तो देखें, समझने की कोशिश करें। यहां पर हम लिख सकते हैं उत्पादन का आशय, आप इसको नोट कर सकते हैं उत्पादन की डेफिनेशन लिखने के लिए। उत्पादन का आशय ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है, सेवाओं को उत्पादित करना है या सेवाओं का उत्पादन करना है, ऐसे आप लिख सकते हैं, सेवाओं का उत्पादन करना है, उत्पादन करना है, जिनकी हमें जरूरत हो। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब हम क्या करते हैं, डॉक्टर से सेवा का उत्पादन करवाते हैं, तो क्यों करवाते हैं? वो इसलिए करवाते हैं ताकि हमारी जो तबीयत बीमार हुई है, जो हम बीमार हैं, हम ठीक हो सकें। अगली बात अगर हम बात करें, हम दर्जी से सेवा का उत्पादन क्यों करवाते हैं? ताकि वो बेहतर तरीके से कपड़े को सिल सके और उस कपड़े को हम पहन करके थोड़े अच्छे दिख सके, मार्केट में चले तो चार लोग हमको देखें। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भिंडी या लौकी या किसी और चीज़ का उत्पादन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम उसे खा सके, खा करके जीवित रह सके, और यदि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा का उत्पादन करें, तो हम उसे अगर ज़्यादा बच भी जाता है तो हम उसे मार्केट में बेच करके लाभ भी कमा सकें, और उस लाभ से हम किसी दूसरी वस्तु को खरीद सकें। इसलिए हम उत्पादन करते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादन क्यों करते हैं, तो आप लिखेंगे, बताएंगे कि उत्पादन का आशय ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, हम उन वस्तुओं या उन सेवाओं का उत्पादन करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि उत्पादन के संगठन क्या हैं, यानी उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। ये उत्पादन कहने का तात्पर्य यह है कि किन किन चीज़ों से उत्पादित किया जा सकता है। कोई वस्तु जैसे है, जैसे आप अभी हम आपसे बात करें तो आपने देखा कि लौकी की बात हुई थी, भिंडी की बात हुई थी, या फिर टमाटर की बात हुई थी। तो क्या टमाटर का उत्पादन ऐसे सामान्यतः हो जाएगा? आप ही से पूछ रहे हैं, आप सोच करके बताइए कि टमाटर का उत्पादन क्या ऐसे सामान्य तौर पर हो सकता है? हमें तो नहीं लगता कि ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि चलिए एक टमाटर के बीज को हम क्या करते हैं, छत पर फेंक दें। छत पर फेंक देंगे तो क्या टमाटर उग जाएगा? नहीं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। टमाटर क्या है, छत पर अगर हम बीज को फेंक देंगे तो टमाटर का जो बीज है वो छत पर अगर उग भी गया तो वो बेहतर तरीके से फल फूल नहीं सकता। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें उसे मिट्टी की उपलब्धता करानी होगी, यानी मिट्टी देना पड़ेगा, जिसको आप भूमि के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, क्या हम मिट्टी में सिर्फ किसी अनाज को या किसी
जो बीज है उसे हम मिट्टी में अगर फेंक दें तो क्या वो उग जाएगा और उतना फल देगा, उतना उससे लाभ होगा जितना हम चाहते हैं? अगर ऐसा होता मेरे दोस्त तो यकीन मानिए कि आप एक बार गेहूं बो देने के बाद उसमें आप रासायनिक खाद डालने के लिए नहीं जाते या उसे पानी देने के लिए नहीं जाते, क्योंकि आप सोचते कि चलो यार एक बार डाल दिए हैं तो वो अब अपने आप हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि उसे हमें अब क्या है, भूमि के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसे पानी भी देना पड़ेगा, रासायनिक खाद भी देना पड़ेगा। रासायनिक खाद के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि रासायनिक खाद अपने आप वहाँ पर पहुँच जाएगा, बल्कि हमें रासायनिक खादों को दुकान से खरीद करके ला करके हमें उस खेत में उस जो बीज के जो फसल थे उस वहाँ पर हमें क्या करना होगा, उसमें डालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें मेहनत भी करना होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन करने के लिए, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए सिर्फ भूमि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप भूमि में फेंक दिए और भूमि में बीज को डाल दिए तो उत्पादन हो जाएगा। नहीं, बल्कि हमें परिश्रम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि उत्पादन के कितने संसाधन हैं। आइए हेडिंग लिखते हैं, उत्पादन के संगठन, या फिर इसी हेडिंग को आप बना सकते हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन के संगठन या उत्पादन के कारक, यह है आपकी हेडिंग। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी हमने जैसा कहा कि किसी बीज को उगने के लिए और अच्छा फसल देने के लिए उसे सिर्फ भूमि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि परिश्रम की भी ज़रूरत पड़ेगी। और सिर्फ परिश्रम की ही और भूमि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसके साथ साथ कुछ रासायनिक खादों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से उत्पादन के कई कारक होते हैं, जिसमें से हम कुछ कारकों को यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पहला कारक होता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, वायु, प्रकाश आदि। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं जो आप लोग बात करते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर प्रकाश उपस्थित ना हो तो पौधों में भोजन नहीं बन पाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है, हमें भूमि के साथ साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ती है किसी वस्तु के उत्पादन करने में। दूसरी बात, हमें अगली एक चीज़ की और भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम श्रम बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। यानी लेबर बोलते हैं, जो श्रम है। यानी अभी आपने जिसको बोला था परिश्रम करना, मेहनत करना, वही श्रम है। तो श्रम भी दो प्रकार के होते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन में श्रम दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो श्रम होगा वो बौद्धिक श्रम होता है। दूसरा जो श्रम होता है वो शारीरिक श्रम होता है। शारीरिक श्रम। अगली बात अगर हम करें तो अगली बात है हमारी, यानी तीसरा जो संसाधन है वो है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी। और चौथा जो है वह मानव पूंजी। तो इस तरह से हमें अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, भौतिक पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और मानव पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। समझते हैं, ये भौतिक पूंजी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। भौतिक पूंजी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई, जबकि दूसरा अस्थाई, बल्कि आप इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। चलिए, इतने से ही समझ जाएंगे आप।
तो भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी पूंजी होती है और दूसरा कार्यशील पूंजी होती है। मानव पूंजी क्या होती है? तो मानव पूंजी से व्यक्ति में ज्ञान और उद्यम का विकास होता है, ज्ञान और उद्यम की बढ़ोतरी होती है, ये है मानव पूंजी। ध्यान में रखिएगा, हम इस चैप्टर के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के इस पहले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, बट मानव पूंजी के अध्ययन के बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, प्रकाश आदि, ये सभी उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को और भी जान लीजिएगा, भूमि तथा ये जो जल, वायु और प्रकाश है, इन सभी को इकोनॉमिक्स की भाषा में मिला करके, यानी जल को, भूमि को, प्रकाश को और वायु को, इन चारों को मिला करके इकोनॉमिक्स की भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में इन्हें भूमि ही कहा जाता है। इसलिए बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर लिखा गया होगा कि उत्पादन के 4 कारक हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा जाएगा भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी, चौथा मानव पूंजी। वहाँ पर ऐसे नहीं लिखा गया होगा तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। लेकिन यहाँ पर हमने क्या समझाने की कोशिश की, आपको बताने की ये कोशिश की कि ध्यान रखेंगे, भूमि का मतलब अर्थशास्त्र की भाषा में ये जल, वायु और प्रकाश, वे सभी चीज़ें आती हैं, वे सभी प्राकृतिक संसाधन, वे सभी प्राकृतिक चीज़ें जो किसी वस्तु के उत्पादन में मदद करती हैं, उसे हम भूमि कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, भूमि किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स की भाषा में ध्यान रखें, और किसी भी भाषा में आप अध्ययन करेंगे तो आप जल को भूमि नहीं बोलेंगे, वायु को भूमि नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो भूमि में आप जल, वायु और प्रकाश, इन सबको मिला करके बोल देंगे। अगर हम भूमि की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें जल भी है, वायु भी है और प्रकाश भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम श्रम की बात करते हैं। श्रम से देखिए, अगर हम श्रम की बात करें तो श्रम भी क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, एक बौद्धिक श्रम और एक शारीरिक श्रम। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को करने के लिए व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होने की ज़रूरत है। जैसे एक टीचर की बात कर लें, एक डॉक्टर की बात कर लें, एक इंजीनियर की बात कर लें। चलिए एक टीचर की ही बात करते हैं। बच्चों को अगर पढ़ाना है, किसी को पढ़ाना लिखाना है, तो कौन सा व्यक्ति पढ़ा सकता है? क्या वो व्यक्ति पढ़ा सकता है जो आज तक कभी पढ़ा लिखा नहीं है, या वो व्यक्ति पढ़ा सकता है जो बहुत मामूली थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, या वो व्यक्ति अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छी नॉलेज रखता है, वो पढ़ा सकता है? तो जाहिर सी बात है वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, जो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को गेन किया होगा, बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझा होगा, पढ़ा होगा। वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ा सकता है, दूसरे बच्चों को पढ़ा सकता है, अन्यथा नहीं पढ़ा सकता। देखिए, ये एक ऐसा काम है, टीचिंग यानी शिक्षण एक ऐसा कार्य है जिसको करने के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। सभी व्यक्ति पढ़ना यानी पढ़ाने लिखाने का काम नहीं कर सकते। तो ये हो गया बौद्धिक श्रम। जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बहुत पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि घर, जैसे जो सड़क बनाए जाते हैं, सड़क पर जो भी मजदूर काम करते हैं, वो ईंट, पत्थर, गिट्टी ला करके वहाँ पर फेंक देते हैं। बाकी सारा काम इधर उधर फैला करके जो इंजीनियर ने अपने दिमाग से बता रखा था कि यहाँ से इतने दूर तक इतना फैलाना है, बस उतना मजदूर अपना कर देते हैं, बात खत्म। वहाँ दिमाग लगाने का काम इंजीनियर का होता है, जबकि बाकी सारा काम जो होता है, वो शारीरिक श्रम जो होता है, वो वहाँ पर दूसरे मजदूर करते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। पानी 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 तो ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमने ये कहा श्रम 2 प्रकार के होते हैं। पहला श्रम वो होता है बौद्धिक श्रम, यानी ऐसे काम जिनको करने के लिए बहुत अधिक ज्ञान की ज़रूरत पड़े, वह बौद्धिक श्रम होता है। जैसे टीचिंग कराना, डॉक्टर ऑपरेशन करना। ऐसा थोड़ी है कि एक टीचर जो है वह जा करके किसी भी व्यक्ति का चीरफाड़ करके ऑपरेशन करते, ऐसा नहीं कर सकता। यानी उसको, जो डॉक्टर होगा, उसे ऑपरेशन करने के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी जा करके वो दूसरे व्यक्तियों का ऑपरेशन कर सकता है। अन्यथा ऑपरेशन करने के क्रम में काटना होगा कहीं और, काट देगा कहीं और, इसके बाद तो फिर कहानी आप समझ ही रहे होंगे।
क्या होने वाला है ना। तो समझ गए होंगे आप। चलिए अगली बात अगर हम करें, एक बात बताइएगा, अगर हमने किसी से पानी मंगाया है ना, तो क्या उसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत पड़ेगी? स्वाभाविक सी बात है, नहीं। किसी से भी हम पानी मंगा सकते हैं, उसके पास थोड़ी बहुत जानकारी है कि अच्छा पानी इसी चीज़ को कहते हैं, वो जा करके किसी बर्तन में ला देगा। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया शारीरिक श्रम। आगे बढ़ते हैं, भौतिक पूंजी की बात करते हैं। भौतिक पूंजी भी दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी पूंजी होती है और दूसरा कार्यशील पूंजी होती है। अस्थायी पूंजी क्या होती है? अस्थायी पूंजी का मतलब ऐसी पूंजी होती है, अस्थायी पूंजी का मतलब ऐसी पूंजी होती है जो काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक चलती है, वो सभी अस्थायी पूंजी होती है। अब आप लोगों के मन में ये होगा कि सर ये बताओ यार ना पहले कि आप ये जो पूंजी कह रखे हो, ये पूंजी का मतलब क्या होता है? आप सिर्फ पूंजी बताओ पहले, ये अस्थायी पूंजी या ना कोई और पूंजी ना बताओ। सॉरी दोस्तों, पानी पी ले 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट, तब तक आप लोग रिटर्न कर सकते हैं इस चीज़ को। सॉरी। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों में से कई लोगों की उत्सुकताएं होंगी, कई लोगों की जिज्ञासाएं होंगी कि सर पहले ये बताओ कि ये पूंजी क्या होती है, तब इसके बाद हमें ये बताओ कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी क्या होती है। समझते हैं पूंजी क्या होता है। पूंजी का मतलब ये होता है ऐसी वस्तुओं से होता है, ऐसे संसाधनों से होता है जिनसे हम क्या कर सके ना, काफ़ी लंबे समय तक लाभ कमा सके या कम समय तक लाभ कमा सके, वे सभी हमारी पूंजी होती है। जैसे समझने की कोशिश करिए, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, अगर हमने इस बोर्ड को क्या किया, हमने खरीदा था, आज हम इस पर पढ़ा रहे हैं, इससे हम लाभ कमाएंगे। लाभ इससे इस तरह से कमाएंगे कि जब हम बच्चों को इस पर पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, हमें फीस देंगे, तो वो फीस जो होगा हमारा वही लाभ है। दूसरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि अगर ये वस्तु है, बोर्ड है, हम इसे भविष्य में अगर बेच भी देते हैं तब भी हम इससे लाभ कमाएंगे, तो ये भी एक लाभ हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, पूंजी है। क्या है, पूंजी है। अब ये बताइए, आप समझने की ये बताइएगा मुझे, क्या ये पूंजी जो है, ये बोर्ड जो है, 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा? या इस पर मैंने 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, इस बोर्ड पर 1 बार 2 बार लिखने के बाद क्या ये बोर्ड समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल चल सकता है। इसका मतलब कि ये क्या है, अस्थायी पूंजी है, जो लंबे समय तक आपको लाभ दे, वही क्या होता है, अस्थायी पूंजी। इसका मतलब ये जो बोर्ड है, ये क्या है, एक अस्थायी पूंजी है। दूसरी बात अगर करने की कोशिश करें, दूसरी बात समझने की आप कोशिश करिएगा, जैसे अगर एक कुम्हार जो होता है, कुम्हार को आप लोग जानते होंगे, वही कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इसे यहाँ उसी कुम्हार की बात कर रहे हैं। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसी कुम्हार की बात कर रहे हैं। तो वो कुम्हार जो होता है, मिट्टी को खरीदता है, मिट्टी को खरीदे या फिर कहीं और से लेकर के आए, और मिट्टी को क्या करता है, एक बार उसका उपयोग करता है तो वो मिट्टी जो है खराब हो जाती है, उस मिट्टी का उपयोग फिर दोबारा नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझें कि अगर एक बार मिट्टी से हमने बर्तन अगर बना दिया मिट्टी के, तो अब वो मिट्टी समाप्त हो गई, अब वो मिट्टी नहीं रही। लेकिन यहाँ पर हमने बोर्ड को एक बार प्रयोग किया, फिर भी ये बोर्ड रहा, हम इसको मिटा करके फिर से इस पर लिख सकते हैं, फिर से मिटा करके फिर से लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मिट्टी से हमने एक बार अगर बर्तन बनाया, तो मिट्टी से अब दूसरी बार बर्तन नहीं बना सकते, अगर वो पक गया है तो ऐसी कंडीशंस में वो मिट्टी जो है, मिट्टी अब समाप्त हो चुकी है। तो ऐसी जो लेकिन क्या है कि उससे भी हम कुछ लाभ कमाएंगे। हम उस मिट्टी के बर्तन को कहीं पर बेचेंगे, किसी को देंगे, तो उसके बदले में हम कुछ लाभ लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की पूंजी है। लेकिन अब ऐसी पूंजी को कौन सी पूंजी कहेंगे, तो ऐसी पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अर्थात वह पूंजी जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाए, उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर हम आपको से बात करें, आप मार्केट में गए और कहीं पर बहुत बढ़िया एक स्थान पर चाट बन रहा है, हाँ उसी चाट की बात कर रहे हैं, उसी गोलगप्पे की बात कर रहे हैं जिसको आप मार्केट में खाते पीते हैं, ठीक है ना, और बहुत चाव से भी खाते हैं हम लोग, और बनता भी है यार, लाजवाब बनता है ना। देखो देखो सामने वाले बंदे के ना मुंह में पानी आ रहा है गोलगप्पे सुन करके। तो यहाँ समझने की कोशिश करें, हम
अगर जब जाते हैं 15 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए का चाट खाते हैं या फिर गोलगप्पे खाते हैं। चाट या गोलगप्पे खाने के क्रम में होता क्या है कि अगर मैंने 10 रुपया का चाट खाया या 10 रुपए का गोलगप्पे खाए, तो हम 10 रुपए क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से, जिस दुकानदार से हमने खाया था, उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को हम 10 रुपए दे देते हैं। अब वो व्यक्ति यानी वो जो 10 रुपया था, क्या हम उस 10 रुपये का उपयोग फिर से कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो 10 रुपया हम किसी और को दे चुके हैं। ध्यान रखिए, वो 10 रुपया हम किसी और को दे चुके हैं, हमने उसका एक बार उपयोग कर रखा है, अब हम दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप चाहेंगे उससे मांगने कि नहीं, मैंने आपको 10 रुपया दिया है, मैंने आपको 10 रुपया दिया है, मेरा 10 रुपया दीजिए, मैं उसका फिर से उपयोग करूंगा, तो दुकानदार बोलेगा कि ऐसा करो भाई कि तुम जो मेरा चाट खाए हो ना, पहले उसको बढ़िया से ला करके, जैसे मैंने बनाया था वैसे लाओ, बना करके दे दो, उतना तब हम दे देंगे। तो अब बताइए यार, 10 रुपये के चक्कर में आप 100 रुपये खर्च कर डालेंगे चाट बनाने के चक्कर में? तो ऐसा नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं जिसका प्रयोग एक बार करने के बाद समाप्त हो जाए, उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद भी वो काफ़ी दिनों तक वैसे ही रहें, फिर हम बार बार उनका प्रयोग कर सके, वो अस्थायी पूंजी कहलाती हैं। आई होप कि आप इस बात को अब समझ गए होंगे। जैसे ट्रैक्टर, अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर कौन सी पूंजी होंगी, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए ट्रैक्टर कौन सी पूंजी होगी, अस्थाई पूंजी या फिर कार्यशील पूंजी? क्योंकि ट्रैक्टर से भी तो हम लाभ कमाते हैं ना, जुताई करते हैं उससे भी हम लाभ कमाते हैं, दूसरे किसानों के खेतों को जोतेंगे तो किसानों से हम लाभ लेंगे, तो इसका मतलब वो भी एक प्रकार की क्या है, पूंजी है। लेकिन कैसी पूंजी है, अस्थाई पूंजी की कार्यशील पूंजी? क्या उससे खेत एक बार जोतने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर हमारा समाप्त हो जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, एकदम से टूट जाता है? ऐसा नहीं है। एक बार हम किसी एक व्यक्ति के खेत जोतते हैं, फिर जाकर के हम दूसरे व्यक्ति के खेत जोत सकते हैं, इसका मतलब हम उसका कई वर्षों तक उपयोग करते हैं, इसलिए वह अस्थाई पूंजी है। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी और अस्थाई पूंजी के बारे में आप समझ चुके हैं। अगली बात हम समझते हैं मानव पूंजी के बारे में। मानव पूंजी एक ऐसा संसाधन होता है, मानव पूंजी का मतलब होता है व्यक्तियों से संबंधित। हम इसके बारे में दूसरे चैप्टर में बेहतर ढंग से अध्ययन करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखें, हम इस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं, हम इन 3 पर चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को और आप ज़रूर जानें, अस्थाई पूंजी के अंतर्गत अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हैं औजार, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, औजार लिख सकते हैं, मशीन, भवन, आदि, ये सभी हमारी अस्थाई पूंजी है। और कार्यशील पूंजी कच्चा माल और मुद्रा, ये हमारी कार्यशील पूंजी होती है। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख सकते हैं, ये। तो याद रखें, अस्थाई पूंजी, औजार, मशीन, भवन, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी समय तक चलती है। कच्चा माल और मुद्रा, ये सब, मुद्रा का मतलब वही पैसे की बात जो अभी हमने आपको 10 रुपया 15 रुपये का एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि अच्छा ये उत्पादन के कारक हैं। कितने उत्पादन के कारक हैं? 4। ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी वस्तु को हमने क्या कहा, अभी इस बात को ध्यान में रखें, किसी वस्तु को या किसी बीज को हमने मिट्टी में बो दिया, तो मिट्टी में उसे उगने के लिए उग तो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा, उसमें खाद पानी डालना होगा, मेहनत करनी होगी, सिंचाई करनी होगी, कुछ और करना होगा। इस तरह से उसको, उसकी अंत में कटाई भी करनी होगी, दौरियाई भी करनी होगी, थ्रेशरिंग करनी होगी, आदि बहुत सारे ऐसे काम होंगे। तो उसमें हम बौद्धिक श्रम भी कर सकते हैं और शारीरिक श्रम भी कर सकते हैं, मतलब इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, अगली बात समझने की ये कोशिश करिएगा कि अगर खेतों में रासायनिक उर्वरक डालते हैं, खादों को डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, तो रासायनिक खाद या रासायनिक उर्वरक कैसे आते हैं? क्या आप घर पे बनाते हैं उसको? तो नहीं, आप नहीं बनाते हैं। तो याद रखें, उसको आप खरीद करके दुकान से लेकर के आते हैं। और जब आप खाद को दुकान से खरीद कर लेकर के आएंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। जी हाँ, वही पैसे की हम बात कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। आप पैसे लेकर के आएंगे तभी, यानी पैसे लेकर के जाएंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, दुकान से खाद को खरीद सकते हैं। हाँ, बेशक कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो क्या करेंगे, 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए उधार दे सकते हैं, ठीक है।
लेकिन बट आपको पैसे तो पेड करने पड़ेंगे ना, उसके बदले में कोई ना कोई वस्तु तो देनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम खाद को लेने जाते हैं तो खाद को हम एक बार लेकर के आते हैं, उसको खेतों में छिड़क देते हैं, तो खाद देखिए समाप्त हो गया। वो भी क्या है, खाद जो है कार्यशील पूंजी है, और मुद्रा जो है, मुद्रा भी एक कार्यशील पूंजी है, क्योंकि हमने मुद्रा किसको दे दिया, दुकानदार को दे दिया, और वो मुद्रा अब हमारे पास नहीं रह गया, तो वो समाप्त हो चुका। तो यानी उत्पादन करने के लिए क्या क्या चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए और भौतिक पूंजी चाहिए। भौतिक पूंजी में कोई भी पूंजी हो सकती है, वो अस्थायी पूंजी भी हो सकती है और कार्यशील पूंजी भी हो सकती है, या हो सकता है कि दोनों हो, क्योंकि खेतों की जुताई करने के लिए, खेतों में अच्छे फसल के उत्पादन करने के लिए खेतों को क्या करना होगा, जोतना पड़ेगा, और जोतने के लिए आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ट्रैक्टर किसके अंतर्गत आएगा, अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और खेतों में जब फसल उग आएंगे, बीज उग आएंगे आपके खेतों में, तो वहाँ पर खाद की भी ज़रूरत पड़ेगी, रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको फिर से क्या करना होगा, कुछ खरीदना पड़ेगा, उसके बदले में मुद्रा देना पड़ेगा। तो ये सब देखिए भौतिक पूंजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 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 सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मानव पूंजी। एक बात सोच करके देखिए, क्या भूमि अपना उपयोग स्वयं कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर आप भूमि को वैसे ही छोड़ दीजिए और कह दीजिए कि आप अपने ना भूमि से कह दीजिए कि आप इस बार क्या करिए, पूरे फील्ड में, पूरे खेत में गेहूं की फसल अपने आप उगा दे, तो नहीं उगा सकता जब तक कि आप उसमें बीज नहीं डालेंगे। वो अपना उपयोग स्वयं नहीं कर सकता भूमि। श्रम की बात करें तो श्रम भी क्या है, श्रम हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। हम श्रम कैसा करेंगे, हम इसका अगर उपयोग ना करें, हमें बुद्धि ही ना हो। जैसे एक बात की आप सोच करके देखिए, जैसे जो कुछ मेंटल होते हैं, मेंटल किस्म के लोग जो होते हैं, जो थोड़े से दिमाग से क्रैक होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या अपने श्रम का सही उपयोग कर पाते हैं? सोच करके बताइए। जो मेंटल किस्म के होते हैं, जो थोड़े पागल हो जाते हैं, क्या वो अपने दिमाग का सही उपयोग कर पाते हैं? उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते हैं। जी हाँ, आप भी जानते हैं कि वे लोग इन बातों को सोच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर यानी श्रम भी जो है अपने आप स्वयं उपयोग नहीं हो सकता, और भौतिक पूंजी तो जो है ये भी स्वयं अपने आप उपयोग नहीं हो सकता, जैसा कि भूमि उपयोग स्वयं नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें ट्रैक्टर की, हम ट्रैक्टर को बोले कि जाओ खेत जोत करके अपने आप आ जाना घर पे मेरे, तो क्या ट्रैक्टर जाएगा खेत जोत करके घर वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है मानव पूंजी। हम इसके बारे में दूसरे चैप्टर में विशेष अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी के, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो मानव पूंजी होता है। क्यों? क्योंकि मानव पूंजी स्वयं अपना उपयोग कर सकता है, मानव पूंजी स्वयं अपना उपयोग भी कर सकता है, और साथ ही साथ भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को जोड़ भी सकता है। नहीं समझ में आया? मानव पूंजी जो है, अगर जैसे मैं इस समय एक टीचर हूँ तो मैं अपना उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन एक भूमि को बोलिए कि जा करके अपना उपयोग कर ले, फसल का उत्पादन कर दे, नहीं कर सकता। एक ट्रैक्टर को बोलिए कि जा करके खेत को जोत करके आ जाए, नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक मानव पूंजी हूँ, मेरे पास इतना दिमाग है, मेरे पास ब्रेन है, मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि नहीं मेरे प्रयास कहाँ किए जाने चाहिए, मुझे मेहनत कहाँ करना चाहिए, मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में। ये है मानव पूंजी। हम बाद में बात कर रहे हैं कि इसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि इसलिए आपसे पहला क्वेश्चन, उत्पादन के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? पहला क्वेश्चन है, लिख सकते हैं, उत्पादन के कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे मानव पूंजी। मानव पूंजी कारक जो है ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दूसरी बात, उत्पादन जो है, यहां पर हम लिख सकते हैं उत्पादन भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के संयोजन ये लाइन आप लिख सकते हैं, ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस लाइन को लिख लें। उत्पादन भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी के संयोजन से होता है।
अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को मिलाने का काम जो है वो कौन करता है? मानव पूंजी करता है। अर्थात भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को संगठित करने का काम कौन करता है? वो करता है मानव पूंजी। यानी आप जब 9th की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें उस लाइन में लिखा गया है, एक लाइन में लिखा गया है कि भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी के संगठन से उत्पादन संभव होता है। फिर से, भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी के संगठन से यानी मिलने से उत्पादन संभव होता है। इसलिए यहाँ पर हेडिंग लिखा गया था उत्पादन के संगठन। ठीक है, गॉट इट? अब आप समझ गए होंगे। तो उत्पादन के संगठन की बात की है तो उत्पादन के संगठन में भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी शामिल होते हैं। लेकिन याद रखें कि इनको शामिल करने का काम कौन करता है? क्या ये अपने आप शामिल हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। इनको संगठित करने के लिए मानव पूंजी की होना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यक है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इतना आप लिख सकते हैं, जल्दी से राइट करें और इसके बाद एक आध दो पॉइंट्स को और बताएंगे। फिर आज के लेक्चर्स को यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो चुका है। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो हो गया दोस्तों। तो याद रखें, अब आप लोग अब तक इसको लिख चुके होंगे और इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप नोट भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए या किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और इनको संगठित करने का काम कौन करता है? मानव पूंजी करता है। इसलिए मानव पूंजी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक आप लोग इतनी सारी चीज़ों को सीख रखे हैं और समझ भी लिए। अब यहाँ पर आप लोगों में से कई लोगों की ये चिंताएं होंगी कि सर ये बताओ कि ठीक है हम लोग इन चीज़ों को पढ़ लिए, लेकिन इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता है, क्या वह कारण है, कौन से वो कारण है जिसके कारण हमें इन्हें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी? अगर हम ना पढ़ें तो क्या चल नहीं सकता? तो हम इसको कल की क्लास में, यानी आने वाले कल की क्लास में हम जरूर सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको चलते चलते एक चीज़ को बता देते हैं। आपके अगर ये क्वेश्चंस हैं कि सर इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो बस एक बात को याद रखे रहिएगा कि अगर उत्पादन के जो संसाधन हैं, उत्पादन के संसाधन का मतलब जैसे भूमि हो गई, श्रम हो गया, भौतिक पूंजी हो गई, अगर ये सभी अच्छी हैं, इनकी गुणवत्ता बेहतर है, जैसे खेत अगर उपजाऊ है, बहुत अच्छा है, तब उसमें उत्पादन यानी गेहूं की फसल भी अच्छी होगी, रहर की फसल भी अच्छी होगी। अगर खेत की उर्वरता यानी उर्वरक क्षमता जो है वो बहुत कम होगी तो फसल भी क्या होंगे? खराब होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन के संसाधन की गुणवत्ता, उत्पादन के संसाधन की गुणवत्ता, देखिए हमने ऊपर की तरफ तीर लगा दिया, इसका मतलब हो गया बेहतर होना, अच्छा होना, ज़्यादा होना। तो अगर उत्पादन के संसाधन की गुणवत्ता बेहतर है, अच्छा है, तो किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होगा वो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा? जी हाँ, ज़्यादा ही होगा। आप लोगों को पता है, तो किसी भी वस्तु का जब अगर हम उत्पादन करेंगे तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा ही होगा। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे। आज जितना भी आपको पढ़ाया गया ये आपके पीटी लेवल पर और न्यूज़पेपर रीडिंग करने में आपकी बहुत मदद करेगी। और जब हम अगली क्लास कल लेकर के आएंगे वह क्लास आपके मेंस लेवल पर होगी। ध्यान में रखें कि यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके 9th के एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में दिया गया है। जी हाँ, अगर आप लोग 9th के एनसीईआरटी ओपन करके पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो पालमपुर की कहानी से शुरू है। तो उसी पालमपुर की कहानी को हमने यहाँ पर बताने की कोशिश किया। याद रखें, पालमपुर का हमने नाम नहीं लिया है, लेकिन उस पालमपुर के अंतर्गत, उस पालमपुर जो गाँव है उसके अंतर्गत जो भी क्रियाएँ की जाती हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर समझने की कोशिश किया। आप लोग घबराएंगे नहीं, आर्थिक क्रियाओं की मीनिंग जो है ये हम अगले चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलते चलते दोस्तों बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं
वो समझने की कोशिश करिएगा। फिर इसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मन करे अपने आप से तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी बात और कि आप अब से या आज से ही न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित कोई भी अगर घटना होगी तो वो आपके दिमाग में ना इनको रिकॉल करने की क्षमता को बढ़ाएगी। आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि अच्छा ये टॉपिक था, हमने ये चीज़ तो वहाँ पर पढ़ा था यार, इसका संबंध तो इससे है। तो आप लोग इसलिए आप यहाँ पर बात को ध्यान में रखें कि इन चीज़ों को आप बार बार रिविज़न करते रहें, पढ़ते रहें। और आज से ये जो सेशन शुरू हुआ है अब ये बंद नहीं होगा। हाँ, कुछ दिक्कतें या बहुत इमरजेंसी आने के बाद एक आध दिन के लिए क्लास भले ही ड्रॉप हो जाए, अदरवाइज आज के बाद क्लास अब आपकी ड्रॉप नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग अब अगली क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन के संसाधनों का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आज जो हमने पढ़ा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमें इन चीज़ों को क्यों पढ़ना महत्वपूर्ण होगा, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप हैप्पी इस वीडियोस को देखते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, गुड